नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र जो 35% कोटा के तहत जो है बिलासपुर डिवीजन में कंडक्ट किया गया था। ये एग्जाम जो है 30 जनवरी 2025 को यानी कि हाल ही में कंडक्ट किया गया है। इसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं, जिसका वीडियो के रूप में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बनाया जा चुका है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख ले। आज हम लोग इस वीडियो में 61 प्रश्न एवं इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो का इस प्रश्न पत्र का पार्ट 3 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 61। पीएल नंबर किससे संबंधित है? जो रेलवे में पीएल नंबर होता है, पीएल नंबर का फुल फॉर्म होता है प्राइस लेजर नंबर। पी से प्राइस, एल से लेजर और एन से नंबर। तो प्राइस लेजर नंबर ये जो स्टोर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है पीएल नंबर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के अंतर जो है पीएल नंबर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो स्टोर डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टॉक आइटम रहता है वहीं पे पीएल नंबर का यूज किया जाता है। तो पीएल नंबर जो है जनरली सामान्य तौर पर स्टॉक आइटम के लिए ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न। ये पीएल नंबर 8 अंकों का यानी कि 8 डिजिट का होता है। इसको भी आप याद कर लेंगे। जनरली पूछा जाता है कि पीएल नंबर कितने डिजिट का होता है, तो ये 8 डिजिट का होता है। प्रश्न संख्या 62 है। डबल ए सी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ऑफ एएससी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एवरेज एनुअल कंजप्शन। प्रश्न संख्या है 63। आईआरईपीएस का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ आईआरईपीएस। तो आईआरईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आईआरईपीएस एक वेबसाइट है जो रेलवे में जो टेंडर होता है उसका टेंडर का प्रक्रिया आईआरईपीएस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर कथन है कि संघ के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। बी नंबर है पीएनएम की स्थापना बीबी गिरी ने की थी। सी नंबर में है पंजीकृत संघ का नाम बदलने के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 की आवश्यकता होती है। उसके बाद डी नंबर में है कि एससी एसटी एसोसिएशन के अधिकतम 20 सदस्यों को संभाग यानी डिवीजन स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति है। तो इसका जो है राइट आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है उसी को हम लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो संघ होता है, यूनियन होता है, उसकी स्थापना करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए न्यूनतम 7 सदस्यों की जरूरत होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, तो इसमें से गलत को ही चुनना था, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। पीएनएम की स्थापना जो है बीबी गिरी ने वर्ष 1951 में किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। आप याद कर लेंगे कि पीएनएम का स्थापना 1951 में बीबी गिरी की अध्यक्षता में किया गया था। पीएनएम का फुल फॉर्म होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। कोई भी एसोसिएशन का नाम बदलना है, पंजीकृत एसोसिएशन का, तो उसके 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की सहमति अगर मिलता है तो उसका नाम बदला जा सकता है। और जो एससी एसटी एसोसिएशन का जो बैठक होता है डिवीजन स्तर पर, उसमें 20 मेंबर को बैठक में भाग लेने की आवश्यकता है, तो यह भी सही है। प्रश्न संख्या है 65। ईसीए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ईसीए। ईसीए जो होता है इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1923 में किया गया था। इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट की स्थापना वर्ष 1923 में किया गया था। अब इससे संबंध में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सही नहीं है इसी को चुनना है।
ऑप्शन नंबर 1 है कि वर्ष 2010 में WCA का नाम बदलकर ECA कर दिया गया। पहले इसको WCA यानी कि WCA का फुल फॉर्म होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्ष 1923 में लागू किया गया था। इसको 2010 में नाम बदल के ECA कर दिया गया। ECA का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट। W को रिप्लेस करके E ला दिया गया, तो इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट ये 2010 में ही किया गया था, इसलिए ये सही है। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर मुआवजे की गणना के लिए औसत मासिक वेतन का 50% लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर दुर्घटना होता है उसमें कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी स्पाउस या जो भी डिपेंडेंट फैमिली है उनके एवरेज मासिक वेतन का 50% उनको भुगतान किया जाता है, या 1,20,000 रुपया। इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उनको भुगतान किया जाएगा। आप याद कर लेंगे कि मृत्यु होने पर मैक्सिमम अगर 1,20,000 होता है तो 1,20,000, और नहीं तो उनके मासिक वेतन का 50% निकालेगा। अगर 50% 1,20,000 से अधिक होता है तो 50% दिया जाएगा, अगर 50% 1,20,000 से कम होता है तो 1,20,000, यानी विच एवर इज मैक्सिमम। उसी तरह से अगर मृत्यु हो जाती है तब इसमें और एक प्रश्न बनता है कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अगर टोटली परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो उनको लास्ट मासिक वेतन का 60% मिलता है। अगर टोटली परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो एवरेज वेतन का 60% बनेगा, या मैक्सिमम 1,40,000 रुपया। तो आप याद कर लेंगे कि अगर दुर्घटना से टोटली परमानेंट डिसेबिलिटी होते हैं तो एवरेज पेमेंट का 60% या 1,40,000, दोनों में से जो अधिक होगा वो मिलेगा। तो मृत्यु होने पे 50% या 1,20,000, और दुर्घटना होने पे टोटली परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे 60% या 1,40,000, दोनों में से जो अधिक होगा। उसी तरह से सी नंबर में दिया है कि कर्मचारी की आयु जितनी अधिक होगी मुआवजे की राशि उतनी ही कम होगी। बिल्कुल सही है। इसमें एक एज फैक्टर रखा गया है, उसी एज फैक्टर से गुना किया जाता है। उस एज फैक्टर के अनुसार कर्मचारी का उम्र जो है जितना अधिक होगा उस मुआवजे की राशि जो है उतना ही कम होगी, और कर्मचारी की आयु जितनी कम होगी मुआवजे की राशि जो है उतना ही अधिक होगी। सभी स्रोतों से मुआवजे की एक मुश्त राशि के लिए 25 लाख रुपए सीमा है। जितना भी WCA एक्ट या ECA एक्ट के तहत जितने भी मुआवजे हैं उसमें सभी को मिलाकर उस सभी मैक्सिमम 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रश्न के अनुसार इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है, यानी सभी ऑप्शन जो है ये इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट में लागू होता है, तो इसके अनुसार इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है। इस सभी ऑप्शन जो है इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट 1923 के अनुसार सही है। प्रश्न संख्या है 66। अवकाश नियम निम्नलिखित में से किस तिथि को या उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर याद कर लेंगे कि 1 फरवरी 1949 को या इसके बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उसी पे अवकाश अधिनियम लागू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट पास इन ईयर। तो ये जो पास हुआ ये 2016 में पास हुआ। ये जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो है 4% जो है डिसेबिलिटी जो कर्मचारी होते हैं, विकलांग कर्मचारी होते हैं, उनको 4% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, और ये 2016 में पास हुआ। पहले ये रिजर्वेशन जो है 3% हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ा के 4% कर दिया गया। तो अगर 4 रिजर्वेशन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितने परसेंट रिजर्वेशन लागू है? तो ये हो जाएगा 4%। प्रश्न संख्या चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी जिसको EOL को पूर्वव्यापी रूप में निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है? अगर कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी EOL पर जाता है और उसके अकाउंट में जो है जब छुट्टी वो EOL से वापस आएगा तो किस छुट्टी में उसको परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा LHAP यानी कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे में EOL को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमेशा
ईओएल को जो है एलएचपी में ही कन्वर्ट किया जाएगा, तो आप इसको याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, आईआरईसी वॉल्यूम 1 का निम्नलिखित में कौन सा अध्याय अवकाश अधिनियम से संबंधित है। देखिए, आईआरईसी के वॉल्यूम 1 और एक होता है वॉल्यूम 2, यानी कि इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड का दो पार्ट है, एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 को जो है R1 के नाम से जाना जाता है और वॉल्यूम 2 को जो है R2 के नाम से जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि R1 किसको कोड है, तो ये आईआरईसी वॉल्यूम 1 का कोड है। R2 किसका कोड है, तो आईआरईसी वॉल्यूम 2 का कोड है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आईआरईसी वॉल्यूम 1 के किस चैप्टर में जो है अवकाश लीव अधिनियम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लीव अधिनियम है वह वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में है। अब हम लोग समझ लेते हैं, ये जो अध्याय चैप्टर 8 है ये है एसपीएफ, यानी कि स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड का जो मेंशन है वह चैप्टर 8 में है। मैं यहाँ पे अध्याय 8 और 6, 5, 10 से संबंधित एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 अध्याय 6 जो है आईआरईसी वॉल्यूम 1 के चैप्टर 6 जो है ये मेडिकल अटेंडेंस रूल से संबंधित है। उसी तरह से चैप्टर 8 मैंने अभी बताया कि स्टाफ एंड बेनिफिट फंड है। चैप्टर 5 में जो है लीव रूल है और ऑप्शन 1 10 था, तो चैप्टर 10 जो है वह स्टाफ रेलवे ग्रेजुटी रूल से संबंधित है। तो आप ये समझ गए 69 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 70 है, अवकाश नियमों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है कि यह अस्थायी रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है जिसने 5 वर्ष की नियंत्रण सेवा पूरी कर ली है। ऑप्शन नंबर बी है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार का छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी है कि छुट्टी पर गया रेलवे कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी अवधि की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटेगा। ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सही। तो इसमें से जो है किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक छुट्टी नहीं दिया जा सकता है किसी भी हाल में, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई कर्मचारी 10 दिन का छुट्टी लेकर जाता है तो जब तक वो 10 दिन छुट्टी अवेल नहीं करता है उससे पहले वो अपनी ड्यूटी पे नहीं लौटेगा। अगर उसको 10 दिन से पहले, सपोज कीजिए 10 दिन का छुट्टी लिया और वो 8 दिन अवेल किया है और उसका जरूरत खत्म हो गया, वो चाहता है कि मैं 8 दिन अवेल करके अपना ड्यूटी वापस आ जाऊं, तो जो प्राधिकारी यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका छुट्टी स्वीकृत किया है उसके बिना अनुमति के, यानी कि उससे पहले छुट्टी 10 दिन का कैंसिल कराना होगा और फिर 8 दिन का छुट्टी सैंक्शन करा के या मॉडिफाई करा के 8 दिन छुट्टी कराना होगा। उसके बाद ही वो अपने ड्यूटी पे आ सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अस्थायी रेलवे कर्मचारी किसी भी हालत में टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय पर रेल कर्मचारी पर जो है लीव रूल जो है वो लागू नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि राइट आंसर ये ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 71 है, औसत वेतन पर अवकाश के नकदीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जो हम लोग लीव इनकैशमेंट कराते हैं एलएपी छुट्टी का जो लीव इनकैशमेंट है उसी से संबंधित कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसी को आप में कौन गलत है। तो नकदीकरण के लिए एलएपी की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। बी नंबर में है संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान नकदीकरण की गई कुल छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। सी नंबर में है कि एलएपी को 10 दिनों तक नकदीकरण करने की अनुमति होगी। और डी में है कि कोई मकान किराया भत्ता या परिवहन भत्ता दे नहीं होगा। तो देखिए, जब हम लोग पूरे सेवा काल में जो है 60 दिनों के एलपी का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, जो 6 बार में कराते हैं। यानी कि एक बार अगर हम लोग लीव इनकैशमेंट कराएंगे तो मैक्सिमम 10 एलपी का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। इस तरह से 10 मैक्सिमम एलपी का लीव इनकैशमेंट कराएंगे, तो अगर हम पूरे सेवा काल में 6 बार कराएंगे तो मैक्सिमम मेरा छुट्टी जो होगा 60 दिनों का लीव इनकैशमेंट होगा, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कराएंगे। तो इसी पे पूरा क्वेश्चन बनता है। संपूर्ण सेवा काल के दौरान हम लोग मैक्सिमम 60 दिन का कराएंगे, ये बिल्कुल सही है। 10 दिन से अधिक छुट्टी का एक बार में लीव इनकैशमेंट नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और इस
लीव इनकैशमेंट के दौरान हम लोग को जो पेमेंट मिलता है वह बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए जितना भी होगा इसको डिवाइड करेंगे उस मंथ के डे से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसमें किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता को ऐड नहीं किया जाता है, केवल बेसिक का प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 या जो मंथ होगा उससे डिवाइड करेंगे या गुना कर देंगे 10 एलपी से। तो ये भी बिल्कुल सही है। और जब हम लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस दौरान हमारे लीव अकाउंट में कम से कम 40 एलपी लीव जो है बैलेंस होना चाहिए, जिसमें से 10 इनकैशमेंट कराने के बाद हमारे लीव अकाउंट में जो है कम से कम 30 एलपी बची होनी चाहिए। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अगर हम लोग लीव इनकैशमेंट कराते हैं तो हमारे लीव अकाउंट में कितने दिनों का छुट्टी लीव इनकैशमेंट के बाद शेष होनी चाहिए, तो 30 दिन, यानी 40 दिन कम से कम लीव इनकैशमेंट से पहले होना चाहिए। तो 10 दिन का लीव इनकैशमेंट होगा, उसके बाद 30 दिन बचेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नकदीकरण के लिए एलएपी की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कम से कम 40 दिन शेष छुट्टी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 72, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विधवा बहन को आश्रित के रूप में विशेषाधिकार पास में शामिल किया जा सकता है, यानी विडो सिस्टर को जो है प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल शामिल किया जा सकता है, ये सही है। चिकित्सा आधार पर उच्च ग्रेड पास जारी किया जा सकता है, यानी कि जो ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकल पास जारी होता है रेलवे कर्मचारी के पक्ष में, अगर वह कर्मचारी सपोज कीजिए कि स्लीपर क्लास के पास के लिए एलिजिबल है और अगर डॉक्टर को लगता है कि इस मरीज को, यानी अगर कर्मचारी का तबीयत खराब है उसको कहीं रेफर किया जाता है, उसके पक्ष में मेडिकल पास जारी किया जाता है, तो जिस पास के लिए वो एलिजिबल है उससे उच्च यानी कि हाई कैटेगरी का पास जो है रेलवे डॉक्टर के द्वारा उसको इशू किया जा सकता है। तो अपग्रेड पास किस कंडीशन में जारी किया जा सकता है, तो वो मात्र एक मेडिकल कैटेगरी के आधार पे ही आपको जो है उच्च ग्रेड का पास जारी किया जा सकता है, और किसी भी कंडीशन में उच्च ग्रेड का पास जारी नहीं किया जा सकता है। पीटीओ के आधे सेट की वैधता जो है 6 महीने, बिल्कुल गलत है। पीटीओ सेट, पीटीओ हो चाहे प्रिविलेज पास हो, सभी का जो वैलिडिटी होता है वो एक ही होता है, जो अभी वर्तमान में 4 महीना है। चाहे वो पीटीओ हो या प्रिविलेज पास हो, अभी वर्तमान में उसका वैलिडिटी जो है 4 महीने होता है। चाहे वो फुल सेट पीटीओ हो, चाहे फुल सेट प्रिविलेज पास हो, या हाफ सेट पीटीओ हो या हाफ सेट प्रिविलेज पास हो, सभी की वैलिडिटी जो है 4 महीने होता है। तो यहाँ पे जो है 6 महीना दिया है, ये गलत है, और इस प्रश्न के अनुसार जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी है कि अविवाहित बेटी को प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि कौन कथन सही नहीं है, तो ये गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न से 73 में, सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन अगले सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वीक, यानी 6 सप्ताह पहले जो है सार्वजनिक सेवा हड़ताल में जाने से पहले जो है प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। कर्मचारियों की संख्या पुरुष पुरुष अब्लिक महिला और फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान 500 या अधिक अगर कर्मचारी हैं पुरुष महिला मिलाकर, तो इसमें से क्या होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे जो है एक वेलफेयर इंस्पेक्टर का होना अनिवार्य है, तो ए का एक सही है। 250 या अधिक अगर कर्मचारी है तो एक कैंटीन का होना अनिवार्य है। 150 या अधिक कर्मचारी हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य, यानी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का होना अनिवार्य। 30 या अधिक अगर कर्मचारी या महिला हैं, किसी फैक्ट्री में 30 महिला हैं या उससे अधिक, तो क्रेच, क्रेच जो होता है महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रेच बनाया जाता है। तो अगर किसी फैक्ट्री में 30 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत है तो उनके छोटे बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था होना अनिवार्य है। तो ये मिलान कर लीजिए, ए का एक, तो ए का एक हो गया, यहाँ भी
बी का 2, तो बी का 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा सी के 3 और डी के 4। ये इंग्लिश में है, आप इसको भी 500 500 या मोर में वेलफेयर ऑफिसर हो जाएगा। उसी तरह से 250 में कैंटीन हो जाएगा, 150 में फर्स्ट एड बॉक्स हो जाएगा, और 30 या मोर में क्रेच की व्यवस्था होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है डी नंबर सही है। प्रश्न संख्या जो है 75, पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो पैटर्निटी लीव वो मिलता है कर्मचारियों को, रेलवे पुरुष कर्मचारियों को पीएल, जिसको शॉर्ट में पीएल के नाम से जानते हैं, पैटर्निटी लीव जो रेल कर्मचारी को 15 दिन के लिए दिया जाता है। अगर कोई रेल पुरुष कर्मचारी पिता बनता है तो एक बच्चे के जन्मदिन पर उसको 15 दिन का लीव दिया जाता है। ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दिया जा सकता है। प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए जो है दिया जाएगा, जो एक बच्चे के 15 दिन और दूसरे बच्चे के जन्मदिन पर भी 15 दिन का यह छुट्टी दिया जाता है। और यह एक बार में ही छुट्टी को अवेल करना होता है, यह एक पार्ट में ही लेना होता है। तो आप ये नहीं कि एक बार 10 छुट्टी ले ले और फिर 5 छुट्टी ले ले, ऐसा नहीं। अगर एक बार आप पीएल में चले गए तो 15 दिन जो है अवेल करके ही आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये नियम जो है वर्ष 1997 में लागू किया गया था। और पीएल छुट्टी लेने का जो वैलिडिटी है वो 6 महीना तक होता है, यानी कि बच्चे के जन्मदिन से 6 मंथ के अंदर जो है आपको पीएल छुट्टी को अवेल कर लेना होगा। तो ये भी याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पीएल छुट्टी को कितने महीने के अंदर अवेल करना होता है, तो हो जाएगा 6 मंथ। प्रश्न संख्या है 76, नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की एससीएल दी जा सकती है, यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव। अगर कोई पुरुष कर्मचारी जो है ऑपरेशन कराता है तो उसको कितने दिन का जो है एससीएल दिया जाएगा। तो इससे संबंधित मैं एक पीडीएफ को ओपन करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वैसेक्टोमी कराता है तो पहले जो था 6 वर्किंग डेज को उनको छुट्टी मिलता था, लेकिन अब 6 वर्किंग डेज से घटाकर 5 दिन का सीएल मिलेगा। तो अगर कोई मेल कर्मचारी अपना स्वयं नसबंदी कराता है तो 5 दिन का उनको स्पेशल सीएल मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई वैसेक्टोमी फॉर सेकेंड टाइम ड्यू टू फेल्योर ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन, अगर दूसरा टाइम वो ऑपरेशन कराता है पहला फेल्योर के कारण, तब भी उनको 5 दिन का ही स्पेशल सीएल मिलेगा। उसके बाद अगर प्यूरल ट्यूबिक्टोमी, नॉन प्यूरल ट्यूबिक्टोमी अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कराती है, अगर महिला कोई कर्मचारी कराती है तो उसको 10 वर्किंग डेज का छुट्टी मिलेगा। महिला कर्मचारियों के सेंस में जो है देखिए यहाँ पे 10 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। पहले इनको 14 दिन का छुट्टी मिलता था, लेकिन भी किसी भी कंडीशन में अगर महिला रेल कर्मचारी अभी वर्तमान में कराएगी तो उनको 10 दिन के, और अगर पुरुष कर्मचारी स्वयं के कराता है तो उनको 5 दिन का। तो आप याद रखें। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है 5 दिन कहीं भी नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर 5 दिन पुरुष कर्मचारियों को स्पेशल सीएल मिलता है नसबंदी कराने के लिए, और 10 दिन जो है महिला रेल कर्मचारी अगर नसबंदी कराती है तो उनको 10 दिन का मिलेगा। प्रश्न संख्या 77 है, एक बार में कितने वर्ष के लिए असाधारण अवकाश ईओएल माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक बार में कितने दिनों के लिए सैंक्शन किया जा सकता है मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सभी प्रकार के छुट्टियों को कंबाइंड करके मैक्सिमम कितने दिनों तक कोई कर्मचारी छुट्टी पे रह सकता है, तो इसका भी आंसर जो है 5 ईयर्स होगा। प्रश्न संख्या है 78, मातृत्व और लाभ संशोधन अधिनियम वर्ष से प्रभावी है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। जो मैटरनिटी लीव होता है उसको वर्ष 2017 मैटरनिटी बेनिफिट को इफेक्टिव माना गया, यानी इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। प्रश्न संख्या 79 है, आरटीआई अधिनियम के किस नियम के तहत किसी भी नागरिक को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है। तो ये नियम 8 में जो है बहुत सारे जानकारी जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, वो नियम 8 के तहत है।
प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आधार अंक 12 अंकों का होता है, ये बिल्कुल सही है। 10 एक अल्फा न्यूमेरिकल यूनिक कोड है, यानी कि डिजिट और अल्फाबेट है, तो ये भी सही है। पीपीओ पेंशन भोगी को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट अंक है, ये बिल्कुल गलत है। पीपीओ जो है पेंशन भोगी को प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें कुल 14 अंक होता है। प्राण एनपीएच के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, ये बिल्कुल सही है। जो प्राण नंबर होता है वह 12 अंकों का होता है और इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 80 है, महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी दिन इनका जो है मृत्यु हुआ था, इन्हीं के मृत्यु तिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और ये महापरिनिर्वाण दिवस जो है प्रत्येक साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 82 है कि यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज करने वाले पोर्टल में कौन सा संबंधित है? अगर कोई ट्रेन पैसेंजर जो है कंप्लेन करना चाहे तो इसमें से किस पोर्टल्स के माध्यम से कर सकता है? तो निवारण निवारण जो है रेल कर्मचारियों के शिकायत पोर्टल है, इस पे यात्रियों के लिए लागू नहीं है। रेल मदद, ये पोर्टल जो है रेल यात्रियों के लिए बनाया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। सीपी ग्राम जो है रेलवे कर्मचारी या किसी भी भारत सरकार के कर्मचारी के अगर कोई शिकायत दर्ज करना है, कंप्लेन करना है, तो सीपी ग्राम के माध्यम से कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेल यात्रियों के लिए जो है रेल मदद ऐप है। प्रश्न संख्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? इसमें से मैच करना है आरडीएसओ। आरडीएसओ का मुख्यालय लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। कोर का मुख्यालय जो है दिल्ली दिया गया है, इसमें से ये बिल्कुल गलत है। कोर का मुख्यालय जो है ये प्रयागराज में है। कोर का मुख्यालय जो है ये प्रयागराज में है। और कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। अब हम लोग समझते हैं नायर। नायर का मुख्यालय दिया गया है बड़ौदा, जो बिल्कुल सही है। नायर का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमिक ऑफ इंडियन रेलवेज। उसके बाद दिया है IRICEN, इसका मुख्यालय पुणे दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग, इसका मुख्यालय पुणे है। प्रश्न संख्या है 84, निम्नलिखित में कौन सा कार्यशाला के आधुनिकीकरण से संबंधित है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी, कॉपमॉव। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, इसके फुल फॉर्म में है OM से मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है और इसका स्थापना जो है 1979 में किया गया था। तो मॉडर्नाइजेशन से संबंधित क्या है? कॉपमॉव। अब है यहाँ पे DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क। डीजल लोकोमोटिव वर्क का जो मुख्यालय है वह बनारस में है और अब इसका नाम बदल के 2020 में DLW का जो है नाम बदल के BLW कर दिया गया। DLW का नाम बदल के जो है BLW, जिसका फुल फॉर्म होता है बनारस लोकोमोटिव वर्क। ये यहाँ पे जो है पहले डीजल इंजन बनाया जाता था, अब वर्तमान में डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाने लगा है। उसके बाद होता है CLW का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, प्रति माह प्रति बच्चे बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि क्या है? द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि जो CEA होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग CEA के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक साल जो है रेल कर्मचारी के प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है। प्रथम 2 जीवित बच्चे, याद रखेंगे आप, प्रथम 2 जीवित बच्चे। किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, 1 2
3 4। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जब भी मिलेगा इन्हीं दोनों को मिलेगा, ये नहीं कि दो को नहीं लेके तीन को ले ले, ऐसा नहीं होगा। प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। अब ये कितना दिया जाता है, तो 1/1/2024 से जो है पहले इसको 2250 रुपया पर मंथ पर बच्चा दिया जाता था, जो एक साल में 27,000 रुपया हुआ करता था। लेकिन जो डीए 50% से अधिक हो गया 1/1/2024 के बाद, तो इसमें भी 25% की वृद्धि कर दिया गया। और अगर 25% के इसमें वृद्धि करेंगे तो ये बढ़ के हो जाएगा 2812 रुपया 50 पैसा। तो अभी वर्तमान में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रेट है वो 2812 रुपया 50 पैसा है। तो इसमें 2812 रुपया है लेकिन 50 पैसा नहीं है, तो अगर करेक्ट आंसर हम लोग खोजेंगे तो ये हो जाएगा। और सी थी हॉस्टल सब्सिडी जो होता है वह रेलवे कर्मचारी के जो मुख्यालय है उससे कम 50 किलोमीटर दूरी वाले हॉस्टल में अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, जो पहले 6750 रुपया हुआ करता था। इसमें भी डीए 50% होने के बाद जो है 25% की वृद्धि कर दिया गया है, और ये समथिंग 25% की वृद्धि इसमें करेंगे तो ये 8400 कुछ रुपये जो हैं ये आएंगे। इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारतीय संघ न्यायालय मामलों से संबंधित है। तो जो एम नागराज हैं यह एससी एसटी प्रमोशन से संबंधित जो है भारत संघ न्यायालय में अपना एक याचिका दर्ज कराया था। तो एम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय का जो केस है वो एससी एसटी प्रमोशन से संबंधित है। तो इसमें अधिक भुगतान वसूली नहीं होगा, भर्ती नहीं होगा, सेवानिवृत्ति नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे एससी एसटी मामला रहता तो राइट आंसर होता। प्रश्न संख्या है 87, कर्मचारियों को 50,000 रुपये का कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। कंप्यूटर एडवांस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को जो है कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपया एक बार में उनको कंप्यूटर एडवांस दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष का सेवा अवधि कंप्लीट कर लेता है तब भी वह कंप्यूटर एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पे 3 वर्ष होगा। अब पूरे सेवा काल में कोई कर्मचारी जो है 5 बार, मैक्सिमम 5 बार कंप्यूटर एडवांस ले सकता है 3 वर्ष का सेवा कंप्लीट करने के बाद, और 50,000 मैक्सिमम कंप्यूटर एडवांस दिया जाता है। तो 3 प्रश्न बनता है, मिनिमम सेवा अवधि कितना होना चाहिए, तो 3 साल। पूरे सेवा काल में कितने बार कंप्यूटर एडवांस लेंगे, तो 5 टाइम्स। और कितने रुपया मिलता है एक बार में, तो 50,000 रुपया। प्रश्न संख्या जो है 88, कौन सा बेंचमार्क एपीआर ग्रेडिंग एमएससीपी के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जो एमएससीपी होता है उसको मिलने के लिए जो एपीआर का ग्रेडिंग होता है वो कौन सा ग्रेडिंग जो है वह उपयुक्त नहीं है, फिट नहीं है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ये अगर रहेगा तो आपको एमएससीपी मिलेगा, वेरी गुड भी रहेगा, यानी मिनिमम ग्रेडिंग वेरी गुड होना चाहिए। एपीआर जो है अगर किसी कर्मचारी को एमएससीपी मिलना है तो पिछले 3 साल का एपीआर देखा जाता है। अगर 3 साल में एपीआर का एवरेज अगर कम से कम वेरी गुड नहीं है तो उनको एपीआर एमएससीपी जो है मिलने में दिक्कत हो सकता है, गुड नहीं होना चाहिए। तो ये राइट आंसर जो है ये हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 89 है, भारतीय रेलवे 3 फरवरी 1925 को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के 100 साल पूरे कर रहा है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर तक। प्रश्न संख्या 90 नंबर है, स्टोर वाणिज्यिक मंजूरी के अभाव में डीसीआरजी का अधिकतम कितना प्रतिशत अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो है अगर स्टोर और कमर्शियल क्लियरेंस नहीं मिलता है किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय तो उसको डीसीआरजी के
जो अमाउंट बनेगा ग्रेजुटी के रूप में कितने प्रतिशत रोका जा सकता है, तो 10% तक जो है रोका जा सकता है। तो आज का जो है ये अंतिम प्रश्न था। आगे हम लोग इसके बाद जो 30 प्रश्न शेष रह गया है उसको हल करेंगे अगले वीडियो में और उसको समाप्त कर देंगे पार्ट 4 में। तब वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।